नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं आप लोगों का दोस्त, आपका भाई सचिन, स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल CSE वर्ल्ड के अंदर। और हमने अपनी जर्नी को कहां तक कंप्लीट किया था लास्ट सेशन के अंदर। हमने अपनी जर्नी को लास्ट सेशन के अंदर कंप्लीट किया था जी, उपासक तक हम लोग आ गए थे। उपासक तक के सफ़र को हमने समझा था और हमने इस लेक्चर की शुरुआत कहाँ से की थी। हमने इस लेक्चर की शुरुआत की थी एक कपिल वस्तु नगर से और एक साधारण बालक सिद्धार्थ के जन्म से। हमने इस लेक्चर की कहानी को स्टार्ट किया था। और जब हमने इस कहानी को स्टार्ट किया था तो हमने देखा किस तरह एक आम बालक जिनका नाम सिद्धार्थ है, और वो किस तरह अलाइनमेंट को पाते हैं, किस तरह ज्ञान को पाने के बाद उनका नाम सिद्धार्थ से बदलकर बुद्धा हो जाता है, और बुद्धा होने के बाद वो क्या 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 करते हैं और वो कहाँ कहाँ जाते हैं। इन सब चीज़ों को हमने पिछले कुछ लेक्चरों के अंदर 1 2 3 4 पाठों के अंदर हमने इन सब चीज़ों को समझा। इन सब चीज़ों के ऊपर हमने गंभीर अध्ययन किया और गंभीर अध्ययन के द्वारा हमने इन सब बातों को समझा। अब हम लास्ट सेक्शन अपना कहाँ तक लेके आए थे। अब हम अपना लास्ट सेक्शन फिनिश कर रहे थे ले आके उपासक तक। और मैंने लास्ट सेक्शन में आप लोगों से कहा था कि जो नेक्स्ट चैप्टर मैं लेके आऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, वो कोशिश रहेगी कि वो मेरा आखिरी लेक्चर हो। तो फाइनली उस लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ, मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ एक बार फिर से। और आइए हम लोग अपने इस जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और आज के डेट में, आज के टाइम में हम इस जर्नी को यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश करेंगे। हम इस जर्नी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इस जर्नी को ख़त्म करें आज के इस टाइम के अंदर। आज के इस लास्ट लेक्चर के अंदर हम इस जर्नी को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लोग अपना घर गुर छोड़कर उस संघ में शामिल होते थे उनको परिव्रजक बोला जाता था या परवाचिका बोला जाता था। परिव्रजक या परवाचिका बोला जाता था। अब वो जो परिव्रजक होते थे और जो परवाचिका होती थी, उनका वर्क क्या होता था, उनका कार्य क्या होता था, अब हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अब हमारी बात इसके ऊपर स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं जी परिव्रजक और प्रवाचिक सॉरी, हम बात कर रहे हैं, हम कहाँ तक पहुंचे थे जी। लास्ट सेक्शन में हम लोग पहुंचे थे उपासिका और उपासक तक। उपासक और उपासिका को कंप्लीट कर हम परिवचिका और परिवाचक तक पहुंच गए थे। अब हम देखेंगे कि परिवाचक और परिवचिका का काम क्या था। परिवाचक और परिवचिका उनको कहा जाता था जो जो संघा को ज्वाइन करते थे, जो संघ को ज्वाइन करते थे अपने घर को छोड़कर, होम लिविंग कर जो संघ को ज्वाइन कर लेते थे, संघ को ज्वाइन कर लेते थे और अपने घर को छोड़ देते थे। ठीक है, उनको हम परवचिका या प्रवाचक कहते थे। ठीक है जी, उनको हम परवचिका या प्रवाचक कहते थे। अब इनका प्रोसेस क्या होता था, प्रोसेस मीन इनका फंक्शन क्या होता था, इनके कार्य क्या होते थे। तो ये लोग क्या करते थे जी, ये लोग बुद्धा के आइडियाज को लॉर्ड बुद्धा के आइडियाज को, थॉट को ठीक है, लॉर्ड बुद्धा के आइडियाज को, थॉट को ऑल कंट्री में क्या करते थे, ऑल कंट्री घूमते थे और उसको सेपरेट करते थे और लोगों के बीच में उसको बताते थे। ठीक है, इनका कार्य क्या होता था, उन लोगों को हम परवचिका और प्रवचक कहते थे। उनका कार्य यह होता था कि जब वो अपने घरों को छोड़ते थे तो वो क्या करते थे, अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर संघ को ज्वाइन करते थे। संघ को ज्वाइन करने के बाद क्या करते थे जी, जब वो संघ को ज्वाइन कर लेते थे तो संघ को ज्वाइन करने के बाद वो क्या करते थे, और इंटायर कंट्री के अंदर घूमते थे। और इंटायर कंट्री के अंदर घूम के वो बुद्धा के थॉट को पूरी कंट्री के अंदर, पूरे विश्व के अंदर लेकर जाते थे और लोगों को बुद्धा के थॉट के बारे में बताते थे जी। ठीक है, वो बुद्धा के थॉट के बारे में बताते थे। उसके बाद क्या होता था जी, जब वो निकलते थे इस कामों के लिए, तो वो इस कामों को पूरी कंट्री के अंदर, इंटायर कंट्रीज के अंदर घूम के सेपरेट करते थे। बट एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी जी, वो प्रॉब्लम ये थी कि आप लोगों को पता है कि जून से लेके सितंबर तक का जो महीना होता है, जून से सितंबर तक का जो महीना होता है वो रेनी सीजन होता है ना। ये आप लोगों को पता है
कि जून से लेके सितंबर तक का महीना जो होता है वो रेनी सीजन होता है। तो अब इनके पास प्रॉब्लम ये निकल कर आती थी कि जब जून का महीना आता था, जब जून का महीना आ जाता था तो रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो रेनिंग जब स्टार्ट हो जाती थी, जब रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी तो रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी तो ये तो ट्रैवल कर नहीं सकते हैं ना, नो ट्रैवल नो ट्रैवल नो ट्रैवल नो ट्रैवल नो ट्रैवल नो ट्रैवल, कोई ट्रैवल नहीं, कोई टूर नहीं, क्योंकि रेनिंग सीजन में कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो रेनिंग सीजन के अंदर ये ट्रैवल नहीं करते थे और रेनिंग सीजन के अंदर ये क्या करते थे, किसी भी कंट्री के किसी भी स्थान के ऊपर, किसी भी स्थान के ऊपर जहाँ पे ये जून या सितंबर के टाइम में प्रेजेंट होते थे वहीं पर ये स्टे करते थे, वहीं पे ये स्टे करते थे। स्टे कौन करता था जी, जो अपने परिवार को छोड़कर संघा को ज्वाइन करते थे और बुद्ध के स्पिरिट को फैलाते थे, वो क्या करते थे, वो जून से सितंबर के महीने में किसी एक एरिया के अंदर जहां पर वो एट द टाइम प्रेजेंट होते थे वहां पर वो स्टे करते थे। और जब वहां पर वो स्टे करते थे, अगर वो यहाँ पे रुकते थे तो इसके अगल बगल के जो गांव हैं, जो शहर है, यहाँ के लोगों की जिम्मेवारी थी, यहाँ के लोगों की जिम्मेवारी थी। ये बेसिकली वो लोग थे जो अपने परिवार के साथ रहकर बुद्धा के थॉट को, बुद्धा के साथ ज्वाइन थे। उन लोगों की बात थी ये कि जो उस शहर, उस नगर, उस गांव के समीप रहते थे वो लोग इन लोगों की सेवा करते थे जी, जून से लेके सितंबर तक। सेवा मीन्स इनका खाना पीना रहना, इनकी दवाई, इनको अगर कोई दिक्कत हो गई, इनको प्रॉब्लम हो गई तो उन सब चीजों को कौन देखता था जी, उस इन सब चीजों को वहां पे रहने वाले गांव, वहां पे रहने वाले गांव या शहर के लोग देखते थे, ठीक है जी। जो वहां पे नजदीक थे गांव या शहर के लोग, वो इन लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड कराते थे जून से लेके सितंबर तक के महीने को। उसके बाद जब सितंबर का महीना आता था, जब यहाँ पर आफ्टर 4 मंथ जब यहाँ पे इनको 4 मंथ बीत जाता था ना, जब यहाँ पे इनको 4 मंथ हो जाता था, जब सितंबर का महीना ओवर होता था तो क्या करते थे, यहाँ पे जो मोंका जितने भी जिसके जितने भी मोंकास थे और जितने भी बुद्ध के शिष्य थे जो यहाँ पे रहते थे, वो क्या करते थे, वो फॉरगिवनेस मांगते थे, फॉरगिवनेस मांगते थे इन गांव और शहर के लोगों से, इन अर्बन और रूरल लोगों से। वो क्या करते थे जी, इन गांव और शहर के लोगों से वो फॉरगिवनेस मांगते थे। फॉरगिवनेस किस लिए मांगते थे, वो फॉरगिवनेस इसलिए मांगते थे कि इस 4 महीने के अंदर जब वो यहाँ पे रुके थे तो उनके द्वारा उन लोगों को जो तकलीफ हुई, जो उन लोगों ने उनके लिए किया, उन्होंने जिस तकलीफ को झेला, उन्होंने जिस समस्याओं में रहते हुए भी उन लोगों की सहायता की, उसके लिए वो क्या करते थे, वो उनसे माफी मांगते थे कि इतने दिनों के अंदर यदि ऐसी कोई घटना हो जिसकी वजह से हमने आपको ठेस पहुंचाई हो या हमारी वजह से आपको किसी प्रकार का दुख पहुंचा हो तो हमको आप उसके लिए क्षमा कर देना, माफ कर देना, ठीक है। जब इस प्रोसेस को वो करते थे तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया जी पावरन। पावरन इसका नाम दिया गया जी। जब वो फॉरगिवनेस मांगते थे तो फॉरगिवनेस मांगने के थॉट को क्या नाम दिया गया, पावरन। इसके फॉरगिवनेस के मांगने को थॉट को दिया गया कि जब वो जाते थे तो वो अपने हाथों को जोड़कर पावरन मांगते थे कि हम आपसे पावरन चाहते हैं कि हमने जो भी आपको दुख दिया हो इन महीनों के अंदर, इस समयों के अंदर, जो हमारे थ्रू अगर आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं, हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता था जी, उसके बाद जब वो क्षमा मांग लेते थे, उसके बाद वो फिर अपनी जर्नी में निकल जाते थे और थॉट को स्प्रेड करते थे पूरी इंटायर वर्ल्ड के अंदर घूम के बाय ट्रैवलिंग वो स्प्रेड करते थे बुद्धा के थॉट को, ठीक है। बुद्धा के थॉट को वो स्प्रेड करते थे। उसके बाद अब इन सब चीजों के बारे में हमको कहाँ से इन सब चीजों के बारे में पता लगता है, इन सब चीजों के बारे में हम कहाँ से जानते हैं, तो संघा के जो थॉट थे ना, जो संघा के थॉट थे या संघा के जो विचार थे, थॉट थे, वो हमको कहाँ पे पता लगते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमको पता लगता है एक बुक के थ्रू। इस बुक का नाम है विनय पिटक इसका नाम है, विनय पिटक इस बुक का नाम है। इन सब चीजों के बारे में हमको कहाँ से पता लगता है जी, इन सब चीजों के बारे में हमको पता लगता है एक बुक के थ्रू। उस बुक का नाम है जी विनय पिटक।
विनय पिटक विनय पिटक जो बुक है जी, ये बुक लिखी गई है उपाली के द्वारा। उपाली को आप लोग जानते हैं, उपाली एक नाई थे जो बुद्धा के संघ से ज्वाइन थे। इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, रोट बाय उपाली। उपाली के द्वारा ये बुक लिखी गई है जी, विनय पिटक। और विनय पिटक से हमको इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक का सारा समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इसको रेस कर देता हूँ। आज हम अपना इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये हमारा 5 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया और हम इसको और लंबा नहीं लेके जाना चाहते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मेरी पूरी कोशिश है कि हम इसको आज फिनिश कर दें, किसी भी हालत के अंदर आज हम इसको फिनिश करेंगे। और अगर थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग जाएगी तो हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। लॉन्ग जाएगी तो कुछ टॉपिक आज और कुछ टॉपिक 6 पार्ट के अंदर आ सकती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि हम इसको आज यहाँ पे समाप्त करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लॉन्ग जा रहा है हमारे लिए। और इतना लॉन्ग चैप्टर अपलोड करने में मुश्किल होगी, तो छोटे चैप्टर करने की भी हमारी कोशिश है, बट इसको आज कंप्लीट करने की हमारी पूरी कोशिश है। ठीक है जी। उसके बाद जब इन सब चीज़ों के बारे में हमने जान लिया कि किस प्रकार से कुछ लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और कुछ लोग अपने परिवार को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर बुद्धा की सेवा कर रहे हैं, बुद्धा के थॉट को उनके इंस्टीट्यूट के द्वारा सबके पास तक पहुंचा रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमने जाना, इन सब चीज़ों को हमने समझा। ठीक है, उसके बाद हमने सारी बातों के ऊपर हमने अध्ययन किया और इन सब बातों के थ्रू हम लोगों ने जाना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है जी कि बुद्धा की, अब आपको पता है कि बुद्धा की डेथ हो गई है, और बुद्धा की डेथ के बाद क्या होता है, बुद्धा की डेथ के बाद जी काउंसिल्स होती हैं। बुद्धा की डेथ के बाद बुद्धा की काउंसिल्स होती हैं, फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल, फोर्थ काउंसिल, ऐसे काउंसिल्स होती हैं बहुत सारी। तो मैं यहाँ पे एक बार लाइन से मैं काउंसिल्स लिख देता हूँ, देन टाइम पीरियड, देन कौन से किंग के थ्रू होती है, उसके बाद हम यहाँ पे प्रेसिडेंट का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक डिवीजन दे देते हैं। डिवीजन देने से इजीली हम उस चीज़ों को कवर कर पाएंगे। यहाँ पर डिवीजन दे रहे हैं हम। ठीक है जी, यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है काउंसिल। ठीक है, सेकंड में हमको लिखना है जी किंग या राजा, ठीक है जी। उसके बाद टाइम पीरियड, ठीक है जी। इसके बाद जी अध्यक्ष ही लिखिएगा, अध्यक्ष ही इसका टर्म है, अध्यक्ष। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, हम लिखेंगे फर्स्ट बोध काउंसिल। फर्स्ट बुद्ध काउंसिल, फर्स्ट बुद्ध काउंसिल जी कहाँ होती है? फर्स्ट बुद्ध काउंसिल जो होती है, फर्स्ट बुद्ध काउंसिल होती है, वो होती है जी, फर्स्ट बुद्ध काउंसिल होती है बिहार के अंदर। फर्स्ट बुद्ध काउंसिल होती है बिहार के अंदर। एक जगह है राजगृह बिहार, है ना, राजगृह बिहार। और इस राजगृह का राजा कौन है? इस राजगृह का राजा है जी अजात शत्रु। इस राजगृह का राजा कौन है जी? इस राजगृह का राजा है अजात शत्रु। और ये बोध काउंसिल कब होती है? 483 बीसी के अंदर ये काउंसिल होती है, राजगृह के अंदर ये काउंसिल होती है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद जी सेकंड बुद्ध काउंसिल कहाँ पे होती है जी? सेकंड बुद्ध काउंसिल जो होती है वो होती है वैशाली के अंदर। जो वैशाली भी कहाँ पड़ता है? वैशाली भी पड़ता है बिहार में। सेकंड बुद्ध काउंसिल कहाँ होती है जी? सेकंड बुद्ध काउंसिल होती है वैशाली बिहार के अंदर होती है। और उस समय वहाँ का राजा कौन है जी? इस समय वहाँ का राजा है काला अशोक।
काला अशोक वहाँ के राजा हैं। काला अशोक के टाइम में सेकंड बुद्ध काउंसिल होती है और इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड जी 383 बीसी, 383 बीसी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं जी जाकब मीट, जाकब मीट, जाकब जाकब जा जावक जावक मीट, जावक मीट, जावक मीट इसके जावक मीट इसके अध्यक्ष हैं। सेकंड बौद्ध काउंसिल होती है बिहार में 383 बीसी के अंदर, ईस्वी के अंदर। और इसके इसके जो प्रेसिडेंट है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है जी जावक मीट इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद थर्ड बौद्ध काउंसिल होती है। थर्ड बुद्धा काउंसिल होती है। ये थर्ड बुद्धा काउंसिल कहाँ होती है? थर्ड बुद्धा काउंसिल होती है जी पाटलिपुत्र के अंदर। पाटलिपुत्र भी कहाँ है? आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सारी चीजें ये बिहार में हो रही हैं, बल्कि बिहार से बाहर नहीं हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि लोकल एरिया में पकड़ करना बहुत आसान है, लोकल एरिया में जाना और आना ट्रेवल करना बहुत आसान है, ठीक है। तो ये पाटलिपुत्र में हो रही है। और जब ये काउंसिल हो रही है तो पाटलिपुत्र का राजा कौन है? महान अशोक, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक, वही अशोक जिनको चंड के नाम से भी जाना जाता है। चंड अशोक के टाइम में, अशोक सम्राट के टाइम में तीसरी बौद्ध काउंसिल पाटलिपुत्र में होती है। और इसका समय है जी, इसके समय के ऊपर बहुत विवाद है, इसके समय के ऊपर हिस्ट्री के अंदर बहुत विवाद है। कई लोगों का मानना है कि ये 247 में होता है, कई लोगों का मानना है कि 267 में, कई लोगों का मानना है 252 में, कई लोगों का मानना है 264 के अंदर, ठीक है। ये सब इतिहासकारों ने ये डेट्स बताई हैं, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई भी डेट्स याद रखते हैं तो इट मीन्स ये सही है। इनमें से कोई भी डेट अगर आपको याद है तो इसका मतलब ये सही है, और ये इनमें से कोई भी डेट वैलिड मान ली जाती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट फोर्थ बुद्धा काउंसिल, लास्ट फोर्थ बुद्धा काउंसिल कहाँ होती है जी? फोर्थ बुद्धा काउंसिल जो है वो आपकी फोर्थ बुद्धा काउंसिल होती है जी, फोर्थ बुद्धा काउंसिल होती है बिहार के अंदर। फोर्थ बुद्धा काउंसिल भी कहाँ होती है जी? फोर्थ बुद्धा काउंसिल होती है कुंडलवन बिहार, कुंडलवन बिहार। कुंडलवन बिहार आप लोगों को पता है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि कुंडलवन बिहार भी उनको एक राजा के द्वारा दिया गया था, इनको एक राजा के द्वारा गिफ्ट किया गया था कुंडलवन बिहार। इस कुंडलवन बिहार के अंदर उनकी फोर्थ काउंसिल होती है। फोर्थ काउंसिल कहाँ होती है? कुंडन वन कुंडन वन कुंडनवन बिहार में, कुंडनवन बिहार के अंदर उनकी फोर्थ काउंसिल होती है। और इसका समय क्या है जी? इसका समय है 78 एडी के अंदर जी इनकी फोर्थ बुद्धा काउंसिल होती है। फोर्थ इनकी काउंसिल होती है, ठीक है। और इस समय यहाँ के राजा कौन है? इस समय यहाँ के राजा हैं जी कनिष्क, 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 कनिष्क राजा हैं जी, कनिष्क राजा हैं, कनिष्क राजा हैं। कुंडनवन बिहार के राजा कौन है जी? कुंडनवन बिहार के राजा हैं कनिष्क, कनिष्क कुंडनवन बिहार के राजा हैं। और यहाँ पर बुद्धा की फोर्थ काउंसिल या फोर्थ मीटिंग हम बोल सकते हैं वो होती है, ठीक है जी। और यहाँ पे मामूली पुलिस्थित जो थे वो थर्ड बुद्धा काउंसिल के अध्यक्ष थे। और लास्ट के कौन है जी? वसुमित्र जो थे ये फोर्थ बुद्धा काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। और वसुमित्र के समय में ही क्या होता है जी? वसुमित्र के अंदर पहली बार क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट या उप अध्यक्ष को भी चुना जाता है, जो अश्वघास को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है।
वश्वामित्र के समय में, वश्वामित्र के समय में वाइस प्रेसिडेंट पहली बार किसको बनाया जाती है? अश्वघाष को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ये बुद्धा काउंसिल, ये है जी बुद्धा काउंसिल। बुद्धा काउंसिल किस प्रकार से हुई थी, कौन राजा थे और कौन क्या थे, क्या टाइम पीरियड था, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। इन सब टाइम पीरियड के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, ये हमारा बुद्धा काउंसिल हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। ये चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से बुद्धा की डेथ के बाद बुद्धा काउंसिल्स होती हैं, और ये बुद्धा काउंसिल्स कहाँ कहाँ पे होती है, वो जगह भी मैंने आप लोगों को बता दी। और इसके अंदर भी जो पहली पहली जो राज्य इसमें होती है ना, राजगृह में जो होती है, उस जगह में बोला जाता है कि सत्यपर्णी गुफा, सत्यपर्णी गुफा जो है ना, सत्यपर्णी गुफा जो है वहां पर ये काउंसिल होती है। पहली काउंसिल कहाँ होती है जी? पहली काउंसिल होती है सत्यपर्णी गुफा के अंदर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, हम इसको रेस करके आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इसके अंदर और डिटेल में जाएंगे। अभी हम लोगों ने राजाओं के बारे में समझा, राजाओं के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि इसके सोर्स क्या है, इसके एविडेंस हमको कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से हमको पता लगता है कि ये बौद्ध काउंसिल इस राजा के समय में या इस टाइम पीरियड के अंदर हुई है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट बौद्ध काउंसिल से। फर्स्ट मीटिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीटिंग से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमारी फर्स्ट मीटिंग कहाँ होती है जी? हमारी फर्स्ट मीटिंग का जो टाइम पीरियड था वो था 483 बीसी। 83 बीसी के अंदर क्या हमारी फर्स्ट मीटिंग होती है, जो होती है जी राजगृह के अंदर, जो होती है राजगृह के अंदर होती है जी। राजगृह के अंदर हमारी फर्स्ट मीटिंग होती है। और ये कहाँ पे होती है? ये होती है सत्यपर्णी गुफा के, सत्यपर्णी गुफा में ये मीटिंग होती है। सत्यपर्णी गुफा में मीटिंग होती है। और इस मैंने आपको बताया था कि राजगिरी का उस समय किंग कौन था। उस समय राजगिरी का किंग था जी अजात शत्रु। ये वही अजात शत्रु है जिसने सिंहासन को पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। ठीक है, अजात शत्रु। और इसका एविडेंस हमको कहाँ से मिलता है जी? इसका एविडेंस हमको मिलता है एक बुक से, एक बुक के थ्रू हमको इसका एविडेंस मिलता है। एक बुक के थ्रू हम इसके बारे में जानते हैं। उसका नाम है जी स्तूपक इस किताब का नाम है जी। स्तूपक इस किताब का नाम है। ठीक है, स्तूपक इस किताब का नाम है। और इस किताब को किसने लिखा है? इस किताब को लिखा है आनंद ने। आनंद आप लोगों को पता है, ये बुद्धा के स्टूडेंट थे और बुद्धा ने इनको बोला था कि आनंद लोगों को बताओ कि मेरा आखिरी समय आ गया है। उन्होंने इस बुक को लिखा है और इसके थ्रू हमको पता लगता है कि फर्स्ट जो काउंसिल हुई थी वो कहाँ पे हुई थी और उस समय वहाँ का किंग कौन था। उसके बाद सेकंड काउंसिल जो सेकंड काउंसिल हुई थी जी, वो हमारी सेकंड जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में हमको एविडेंस कहाँ से मिलता है? उसके बारे में हमको एविडेंस जो मिलता है सेकंड बौद्ध काउंसिल के अंदर जो बुक लिखी गई थी, मैंने आप लोगों को उसका बता दिया था कि वो मीटिंग कहाँ हुई थी, किंग के बारे में बता दिया था। बुक जो सेकंड बौद्ध काउंसिल में बुक लिखी गई थी उसका नाम था विनय पिटक जो बुक लिखी गई थी, विनय पिटक बुक में क्या था? रूल ऑफ संघा। विनय पिटक बुक के अंदर क्या है जी? विनय पिटक बुक के अंदर है रूल ऑफ संघा, है ना। अब जैसे मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि जो लोग रुकते थे, स्टे करते थे किसी गांव में अंदर, उसका एविडेंस कहाँ से मिलता है? उसका एविडेंस भी विनय पिटक से मिलता है। और विनय पिटक क्या है? बेसिकली एक बुक है जिसके अंदर रूल ऑफ संघा लिखे हुए हैं। ठीक है जी, ये सेकंड बौद्ध काउंसिल मीटिंग के दौरान लिखी गई थी। और इस बुक के राइटर कौन है इसको भी मैंने आप लोग बता दिया कि ये जो बुक थी वो उपाली के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, उपाली के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद 483 बीसी के अंदर जो बुक थी उसके अंदर इकोनॉमिक्स, टाइम और सोसाइटी के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज मिलती है। उसके बाद 383 के अंदर जो सेकंड बुद्ध काउंसिल हुई थी उसके अंदर
उसके अंदर जो वैशाली के किंग थे वो थे जी काला अशोक, और प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और इस मीटिंग के अंदर क्या होता है, इस मीटिंग के अंदर जी इस मीटिंग के अंदर जो बुद्धा रिलीजन था वो दो भागों में, एक था जी सिद्धवर महासंघिका, सिद्धवर और महासंघिका दो, सिद्धवर और महासंघिका दो में बट गया था। जो सिद्धवर साइड के लोग थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि बुद्धा के विचार में कोई बदलाव ना हो, बुद्धा के विचार में कोई बदलाव ना हो, बुद्धा के विचार बिल्कुल सटीक है और ठीक है। और ये फुल फॉलोवर थे बुद्धा के, है ना, ये बुद्धा को फुल्ली फॉलो करते थे और उनके रूल्स को मानते थे, ठीक है। और जो ये महावंशिका वाले थे ये क्या चाहते थे, ये बुद्धा के विचार में सुधार चाहते थे, बुद्धा के विचार में सुधार भी चाहते थे। और ये लोग भी क्या थे, ये लोग संघा के रूलों को मानते थे, है ना। देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंट है। जो दो स्तीवर वाले हैं, स्तीवर वाले क्या चाहते हैं कि हम बुद्धा के विचार में कोई चेंज नहीं चाहते हैं और हम बुद्धा को फॉलो करेंगे जैसे करते आए हैं, उनके विचारों को फॉलो करेंगे जैसे करते आए हैं। लेकिन जो महासंघिका वाले हैं वो क्या बोल रहे हैं, जो महासंघिका वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हमको बुद्धा के विचार में चेंज भी चाहिए और हम क्या जी, हम संघा के रूल को फॉलो करते हैं, हम बुद्धा के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। सेकंड बौद्ध काउंसिल में ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद हम बढ़ते हैं 250 बीसी के अंदर। 250 बीसी के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे भी हम लोग क्या देखते हैं, वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो ये चीजें दो में बटी हुई थी ना, जो चीजें दो में बटी हुई थी, जब हम 250 बीसी में जाते हैं तो जो चीजें दो में बटी हुई थी ना, वो चीजें क्या होती हैं, वो 18 सेक्शन के अंदर बट जाती हैं, 18 सेक्शन के अंदर बट जाती है। इसका प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है, इसका प्रमाण हमको मिलता है जी कथा वास्तु की एक पुस्तक है, कथा वास्तु की एक पुस्तक है, कथा वस्तु एक पुस्तक है। उसके थ्रू हमको इसकी जानकारी मिलती है कि ये चीजें जो थी ये 18 नहीं, कथा वास्तु के विचार है, एक विचार कथा वास्तु विचार के थ्रू हमको पता लगता है, कथा वास्तु विचार के थ्रू हमको पता लगता है कि अब जो बुद्धा रिलीजन है वो कितने सेक्शन में डिवाइड हो चुका है जी, वो अब 18 सेक्शन के अंदर डिवाइड हो चुका है। बुद्धा रिलीजन बुद्धनिज्म अब जो है जी, बुद्धनिज्म रिलीजन जो है वो 18 सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो चुका है, 18 सेक्शन के अंदर डिवाइड हो चुका है। इस चीज की जानकारी हमको मिलती है अति धम्बिक, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है एक पुस्तक के थ्रू, एक बुक के थ्रू। इस बुक का नाम है अति धम्मा पिटक, अति धम पिटक जो बुक है, इसके थ्रू हमको पता लगता है कि जो चीजें पहले दो में डिवाइडेड हुई थी अब वो चीजें कितने 18 सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो गई हैं। और 18 सेक्शन के अंदर जब वो चीजें डिवाइड हो गई हैं तो उन 18 सेक्शंस के अंदर वो चीजें डिवाइड हुई हैं, ये सेकंड में हमको पता लगता है। उसके बाद जब हम इसमें थर्ड मीटिंग में पहुंचते हैं, 84th वाले थर्ड मीटिंग में पहुंचते हैं, ठीक है। थर्ड मीटिंग के अंदर पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि बुद्धा के जो रिलीजन है ना, जो बुद्धा की काउंसिल होती है, थर्ड काउंसिल होती है, इसमें हम लोगों को पता तो लग जाता है कि 18 सेशन में डिवाइड हो चुका है बुद्धा। लेकिन उस समय जो पाटलिपुत्र में वो काउंसिल होती है, उस समय संघा को कौन लीड करता है, उस समय संघ को लीड करने वाले व्यक्ति का नाम है जी, उस समय संघ को लीड करने वाले व्यक्ति का नाम है गोखली गोखली पुतिस्त्य ने इसको लीड किया था, ठीक है। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है जी, इसकी जानकारी हमको मिलती है अविंद, एक बुक है जी अविंदम पिटक से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है, थर्ड बुद्धा काउंसिल के बारे में
ये क्या होता है जी, आइडिया। ये बेसिकली बात करता है आइडिया ऑफ बुद्धा के बारे में बात करता है, और फिजिकल आइडेंटियोलॉजी की बात करता है। फिजिकल आइडेंटियोलॉजी की बात करती है ये बुक। फिजिकल आइडेंटियोलॉजी की बात कौन करती है जी, विंदिका पिटका बात करती है फिजिकल आइडेंटियोलॉजी के ऊपर बात करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ थर्ड तक हम लोग पहुंच गए हैं। थर्ड तक की बात हो गई, बुकों की बात हमने कर ली। अब हम लास्ट सेशन के ऊपर अपने जा रहे हैं। जो लास्ट सेशन हमारा है वो है फोर्थ सेशन। अब हम फोर्थ सेशन के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं। फोर्थ सेशन फोर्थ बुद्धा काउंसिल के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कुंडलवन बिहार के अंदर हुआ था। राजा का नाम भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, जगह का नाम भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। इसको लीड किसने किया था, इसको लीड किया था जी विश्वामित्र सिंह ने। अभी इसी फोर्थ बुद्धा काउंसिल के अंदर जो 18 सेशन थे ना, 18 सेशन थे, इनका भी डिवीजन हो गया जी। 18 सेशन का भी डिवीजन हो गया। डिवीजन इस प्रकार हुआ कि 11 सेशन इधर आ गए और 11 सेशन इधर आ गए और 7 सेशन इधर आ गए। 11 इधर आ गए और 7 इधर आ गए। इधर वाले 11 और इधर वाले 7 को उस समय नाम दिया गया, इधर वाले 11 को नाम दिया गया जी हीनयान। इधर के सेशन, इधर 11 सेशन जो बड़ी यूनिट थी उसको नाम दिया गया हीनयान, और जो इधर थी इसको नाम दिया गया महायान हीनयान। पहले क्या हुआ, पहले हमने देखा कि बुद्धा रिलीजन किस तरह दो पार्ट में डिवाइड होता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि वही दो पार्ट बाद में 18 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। और अब हम देख रहे हैं कि जब फोर्थ काउंसिल का टाइम आता है, जब बुद्धा की फोर्थ काउंसिल होती है, तो उसके अंदर जो 18 सेशन थे वो भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड होते हैं, एक 11 और एक 7। जो 11 हैं उनको हीनयान कहा गया और जो 12 हैं उनको महायान कहा गया। ठीक है, जो हीनयान थे वो कोई भी चेंज नहीं, ये भी इनका भी सेम कॉन्सेप्ट था, ये कोई चेंज नहीं चाहते थे बुद्धा के विचार में। कौन नहीं चाहता था, हीनयान। पर महायान बुद्धा के विचार में चेंज चाहते थे। दे वांट अ चेंज इन अ बुद्धा थॉट। ये बुद्धा के विचारों में परिवर्तन चाहते थे, और हीनयान वाले बुद्धा के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। ठीक है, हीनयान वाले मानते हैं कि बुद्धा गॉड है। हिंदयान वाले क्या मानते हैं जी, हीनयान वाले मानते हैं बुद्धा गॉड है, और महायान वाले भी मानते हैं कि बुद्धा गॉड है। ठीक है, बट वो उनके विचारों में चेंज चाहते हैं, और ये भी मानते हैं कि बुद्धा गॉड है और वो भी मानते हैं कि बुद्धा गॉड है। ठीक है, बट क्या होता है कि जो हीनयान वाले हैं ये बुद्धा को फॉलो करते हैं, फुल्ली बुद्धा के रूल को फॉलो करते हैं। और ये क्या होते हैं, बुद्धा के थॉट को तो फॉलो करते हैं, परंतु ये क्या संघा के रूल को भी फॉलो करते हैं। ये संघा के रूल पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जब संघा के रूल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, उसके बाद ये बुद्धा के विचार में बदलाव भी चाहते हैं, लेकिन वो बुद्धा के विचार में बदलाव नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धा भगवान है, और ये कहते हैं कि बुद्धा भगवान है। दोनों कहते हैं कि बुद्धा भगवान है, बट ये फॉलो करते हैं बुद्धा के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, बट ये फॉलो करते हैं बुद्धा और संघा के रूल एंड रेगुलेशंस को। ठीक है जी, ये था जी हमारा बुद्धा का चैप्टर। आप लोगों को मैंने इसमें सारी चीजें समझा दी। मैंने किस तरह एक कहानी को कपिलवस्तु शहर से शुरू किया और किस प्रकार मैं उसको लास्ट तक लेके आया, और लास्ट सेशन में हमने बात की कि किस तरह एक बुद्धा का धर्म जो दो पार्ट के अंदर, देखिए कभी भी इस संसार के अंदर आपके टाइम में भी हम लोग देखते हैं कि अगर किसी चीज का कोई क्रिएशन करने वाला या कोई उसको फॉर्मेट करने वाला पर्सन होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उनमें क्या होता है कि वो चीजें टूटने लगती हैं, डिवाइड होने लगती है। उसी प्रकार जब महात्मा बुद्ध की डेथ हुई तो उनके डेथ के बाद क्या होता है कि बुद्धा धर्म दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, और कुछ समय बाद क्या दिखता है कि वही दो पार्ट्स अब 18 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। 18 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, वही नहीं, वो दो पार्ट्स जो डिवाइड होते हैं उसमें 18 सेशन होते हैं, 18 सेक्शन होते हैं। और कुछ समय बाद क्या पता लगता है कि जो 18 सेक्शन थे उसके अंदर से 11 सेक्शन एक तरफ और 7 सेक्शन एक तरफ हैं। जो 11 सेक्शन एक तरफ जाते हैं, ठीक है, जो 11 सेक्शन एक तरफ जाते हैं उनको हम हीनयान के नाम से जानते हैं, और जो 7 सेक्शन एक तरफ निकल जाते हैं उनको हम महायान के नाम से जानते हैं। ठीक है,
हीनयान और महायान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इस चीज़ का है कि जो हीनयान वाले हैं वो बुद्धा के विचार के अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं बुद्धा ने जो बातें कही हैं वही हमारे लिए सुप्रीम है, हम तो उसको ही मानेंगे। बट महायान वाले क्या चाहते हैं, वो बुद्धा के विचार में, बुद्धा के थॉट में बदलाव चाहते हैं, बुद्धा के सोचने में, बुद्धा के बातों में वो बदलाव चाहते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि बुद्धा गॉड है। हीनयान वाले कहते हैं कि बुद्धा ही भगवान है, पर महायान वाले भी कहते हैं बुद्धा ही भगवान है। दोनों का मानना सेम है कि बुद्धा ही भगवान है। बट महायान वाले बुद्धा के रूल को फॉलो करते हैं, बुद्धा के थॉट को फॉलो करते हैं, बुद्धा के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। वो सिर्फ बुद्धा को ही फॉलो करते हैं। लेकिन महायान वालों का है कि वो बुद्धा को तो फॉलो करते हैं, पर वो क्या करते हैं, वो संघा के रूल को भी फॉलो करते हैं। वो संघा के रूल पर ज्यादा फोकस करते हैं और बुद्धा के थॉट पर कम फोकस करते हैं। ठीक है, और क्या है जी, और इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार इन दोनों की थॉट प्रोसेसिंग अलग अलग है। बट ये क्या है जी, दोनों ही जो ये सेशन है जी, ये दोनों ही सेशन करते हैं बिलीव किसमें, कि बुद्धा गॉड है, बुद्धा भगवान है। ठीक है जी, तो थैंक यू। ये हमारा चैप्टर आज फिनिश हो गया फाइनली। 5th पार्ट के अंदर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, और इस चैप्टर के अंदर अगर कोई चीज़ें मैं भूल गया हूँगा तो प्लीज़ आप लोग उसको कॉलेट कर लेना। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को सारी चीज़ें करा दी है, जितनी चीज़ें मेरे को पता थी उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग प्लीज़ बुक पढ़िए। इसके बारे में आप लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आप लोग एनसीईआरटी थोड़ी रिवीजन कीजिए, और मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी आप लोगों के साथ एनसीईआरटी, हाँ मेरे चैनल पे एनसीईआरटी भी है, मेरे चैनल पे 6th क्लास की एनसीईआरटी के अभी मैंने सिर्फ 2 या 3 चैप्टर अपलोड किए हैं, और मैं धीरे धीरे एनसीईआरटी के भी चैप्टर अपलोड करता आ रहा हूँ, क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव है, टाइम नहीं मिल पा रहा है इन सब कामों के लिए। बट मैं अपलोड कर रहा हूँ, और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। और नेक्स्ट चैप्टर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बुद्धिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम लोग चलेंगे जी चालकोलिथिक एज पे। चालकोलिथिक एज के बाद हम लोग कवर करेंगे लेटर मौर्यन पीरियड को, गुप्ता पीरियड को। इन सब पीरियड को हम कवर करते हुए लास्ट हम लोगों की जर्नी समाप्त होगी, वो जर्नी हमारी समाप्त होगी संगम एज के ऊपर। और जब हम संगम एज पढ़ेंगे तो उन सब चीज़ों के ऊपर, उन सब पक्षों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू आप लोगों का इस लेक्चर में बने रहने के लिए, आप लोगों का धन्यवाद हो। ठीक है, तो आज हमारा बुद्धा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट जैनिज्म के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।